Mosby and Clark series, Child Health Nursing. Question number 121. A nurse is reviewing the immunization schedule of an 11-month-old infant. What immunization does the nurse expect the infant to have previously received? कि एक नर्स इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को रिव्यू कर रही है, देख रही है 11 मंथ ओल्ड इन्फेंट बच्चे का। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि कौन सी प्रीवियसली वैक्सीन्स बच्चे ने रिसीव कर ली है। ऑप्शन फर्स्ट, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो एंड मीजल्स। ऑप्शन सेकंड, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस एंड पोलियो। ऑप्शन थर्ड, रूबेला, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस एंड पर्ट्यूसिस। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, मीजल, मम्प्स, रूबेला एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो जल्दी से आंसर सोच लेंगे। So the correct answer is option second, diphtheria, pertussis, tetanus and polio। 11 month old infant तक, 11 month एज तक DPT एंड पोलियो वैक्सीन्स बच्चे में एडमिनिस्टर कर दी जाती है। मीजल्स, मम्प्स, रूमेला, MMR वैक्सीन 12 मंथ के बाद 12 मंथ पे एडमिनिस्टर की जाती है बच्चे को, तो वो बच्चे के शेड्यूल में नहीं मिलेगी। सो अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। Option second. Moving on to the next question, 122nd. During a vaccination drive at a well child clinic, a nurse observes that a recently hired nurse is not wearing gloves. What should the nurse advise the newly hired nurse to do? कि एक वेल चाइल्ड क्लिनिक पर वैक्सीन देते वक्त नर्स ने ऑब्जर्व किया कि न्यूली हायर्ड नर्स ने ग्लव्स नहीं पहन रखे, तो नर्स उस न्यूली हायर्ड नर्स को क्या एडवाइस देगी। फर्स्ट, स्पीक विद द मैनेजर रिगार्डिंग टेक्निक्स, कि जाकर मैनेजर से मिलो टेक्निक्स के बारे में बात करने के लिए। ऑप्शन सेकंड, पुट ऑन ग्लव्स बिकॉज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड, कि ग्लव्स पहनो क्योंकि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड हैं। ऑप्शन थर्ड, कंटिन्यू विद इम्यूनाइजेशन बिकॉज ग्लव्स आर नॉट नीडेड, कि इम्यूनाइजेशन कंटिन्यू कर सकते हो, ग्लव्स रिक्वायर्ड नहीं होते। ऑप्शन फोर्थ, इवेलुएट द चाइल्ड्स अपीयरेंस टू डिटरमाइन वेदर ग्लव्स आर नीडेड, कि बच्चे की अपीयरेंस को देख के इवेलुएट करेंगे कि ग्लव्स की ज़रूरत है या नहीं है। तो अपना आंसर सोच लेंगे जल्दी से। So the correct answer is option second, put on gloves because standard precautions are required। कोई भी पेरेंट्रल हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर वैक्सीन एडमिनिस्टर कर रहे हैं बच्चे को, तो ग्लव्स बिल्कुल नेसेसरी रहेंगे नर्स के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 123। A 12-month-old infant has become immunosuppressed during a course of chemotherapy. When preparing the parents of the infant's discharge, what information should the nurse give concerning the measles, mumps and rubella immunization? कि एक 12-month-old इन्फेंट है जो कीमोथेरेपी पे है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम्स उसका सप्रेस हो चुका है, तो नर्स प्रिपेयर कर रही है इन्फेंट को डिस्चार्ज के लिए। तो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग MMR वैक्सीन, मीजल, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग नर्स क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन फर्स्ट, इट शुड नॉट बी गिवन अंटिल द इन्फेंट रीचेज 2 years of age। सेकेंड, इन्फेंट हु आर रिसीविंग कीमोथेरेपी शुड नॉट बी गिवन दीज वैक्सीन्स। थर्ड, it should be given to protect the infant from contracting any of these diseases. And last, the parents should discuss this with their healthcare provider at the next visit।
तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। So the correct answer is option second. Infants who are receiving chemotherapy should not be given these vaccines. जो इन्फेंट कीमोथेरेपी पे है या फिर जिनका भी इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स नहीं देते। तो कीमोथेरेपी पे इम्यून सप्रेस्ड है तो एमएमआर वैक्सीन नहीं दी जाएगी, जो कि एक लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है। Moving on to the next question 124. A parent and a 4-year-old child who recently emigrated from Colombia arrive at the pediatric clinic. The child has temperature of 102 degree Fahrenheit, is irritable, and has a runny nose. Inspection reveals a rash and several small red irregular shaped spots with blue-white centers present in the mouth. What illness does the nurse suspect the child has? कि एक बच्चा कोलंबिया से रिटर्न हुआ है, पीडियाट्रिक क्लिनिक में आया, बच्चे का टेम्परेचर था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, इरिटेबल है, रनी नोज़ प्रेजेंट है, साथ में रैशेस देखने को मिले, साथ में रेड इरेगुलर शेप्ड स्पॉट्स जिनका सेंटर्स में ब्लू वाइट है, माउथ के अंदर ऐसे स्पॉट्स प्रेजेंट है, ऐसे स्पॉट्स जो बाहर से रेड है और सेंटर में ब्लू एंड वाइट प्रेजेंट है। तो नर्स क्या इलनेस सस्पेक्ट करेगी? ऑप्शन फर्स्ट मीजल्स, ऑप्शन सेकंड चिकन पॉक्स, ऑप्शन थर्ड फिफ्थ डिसीज एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ स्कारलेट फीवर। तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट मीजल्स। जो सिम्टम्स बताए गए हैं वो हमारे कोप्लिक स्पॉट्स के सिम्टम हैं। कोप्लिक स्पॉट्स माउथ के अंदर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं मीजल्स या फिर रूबियोला की कंडीशन में, जिसके अंदर ब्लू वाइट सेंटर्स के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं माउथ में, जो रैशेज से 2 डेज अर्लियर पहले अराइव होते हैं, रैशेज के बाद डिसअपियर होने लग जाते हैं। सो कोप्लिक स्पॉट्स इन अ कार्डिनल साइन ऑफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 125. A healthcare provider prescribes amoxicillin 145 mg by mouth 3 times daily for a 28-pound toddler. It is supplied as suspension of 250 mg per 5 ml. The safe dosage is 35 mg per kg per 24 hours. How many milligrams within the safe dosage limit is the dose? Record your answer using 1 decimal. क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने एमोक्सिसिलिन प्रेस्क्राइब की है 145 mg 3 टाइम्स डेली। एक दिन में 3 बार एमोक्सिसिलिन देनी है 145 mg फॉर अ टोडलर 28 पाउंड टोडलर। बच्चे का वजन कितना है टोडलर का? 28 पाउंड्स। इट इज़ सप्लाइड एज सस्पेंशन ऑफ 250 mg पर 5 ml। सस्पेंशन में सप्लाइड कर रहे हैं, 5 ml में 250 mg कंसिस्ट। द सेफ डोसेज इज़ 35 mg पर kg पर 24 आवर्स। उसके बाद सेफ डोज दी गई है 35 mg पर kg पर 24 आवर्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें निकालना होगा कि हाउ मैनी मिलीग्राम्स विद इन द सेफ डोसेज लिमिट इज़ द डोज। मतलब जितनी सेफ डोसेज लिमिट होगी उसमें से, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने डोज प्रेस्क्राइब की है उनमें कितना डिफरेंस है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने डोज प्रेस्क्राइब की है उसको देने के बाद कितने डोसेज बच जाते हैं हमारे सेफ डोज में से, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले वेट को कन्वर्ट करते हैं। बच्चे का वेट है टोडलर का 28 पाउंड, 1 kg में 2.2 पाउंड्स होते हैं, तो 28 पाउंड को kg में कन्वर्ट करते हैं 12.7 kg। 28 पाउंड्स का आ जाएगा हमारा 12.7 kg।
उसके बाद सेफ डोसेज हमें दे रखी है, सेफ डोसेज है 35 mg पर kg पर 24 आवर्स। बच्चे का टोडलर का वेट है 12.7 kg, तो 12.7 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल सेफ डोज आ जाएगी हमारी 24 आवर्स के अंदर कितनी सेफ डोज दे सकते हैं बच्चे को। इट विल बी 444.5 mg पर 24 आवर्स। ये क्या है बच्चे की सेफ डोज है, मतलब इतनी डोज बच्चे को 24 आवर में एमोक्सिसिलिन की प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कितनी डोज प्रेस्क्राइब कर रखी है, 145 mg एमोक्सिसिलिन 3 टाइम्स डेली, कि दिन में 3 बार। तो 145 mg को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की प्रेस्क्राइब्ड डोज आ जाएगी हमारी 435 मिलीग्राम। मतलब बच्चे को सेफ डोज कितनी दे सकते हैं पर डे, 444.5 mg, एक दिन में इतने mg एमोक्सिसिलिन बच्चे को सेफ डोज रहेगी। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कितनी डोज प्रेस्क्राइब की हमें, 145 mg 3 टाइम्स देनी है, तो 435 mg पर 24 आवर्स हेल्थ केयर ने प्रेस्क्राइब की है डोसेज। तो क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी मिलीग्राम विद इन दी सेफ डोसेज लिमिट इज द डोज, कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो डोज प्रेस्क्राइब की है वो कितनी मिलीग्राम सेफ डोसेज के अंदर है। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, आंसर विल बी 9.5 mg। 9.5 मिलीग्राम डोसेज अभी भी सेफ डोज के अंदर प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर इज 9.5 milligram. Moving on to the next question 126. A parent calls the outpatient clinic requesting information about the appropriate dose of acetaminophen for a 16-month-old child who has a sign of upper respiratory tract infection and fever. The directions on the bottle of acetaminophen elixir are 120 mg every 4 hours when needed. At the toddler's 15-month visit, the healthcare provider prescribed 150 mg. What is the nurse's best response to the parent? कि पेरेंट आउट पेशेंट क्लिनिक में इंफॉर्मेशन के लिए पता करते हैं अप्रोप्रिएट डोज एसिटामिनोफेन की 16 मंथ ओल्ड चाइल्ड के लिए जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और फीवर प्रेजेंट है। तो बोतल पे डायरेक्शन ऑफ यूसेज लिखा हुआ है 120 mg एवरी 4 आवर्स। बोतल पे जो रिकमेंडेड डोज है वो क्या है 120 mg एवरी 4 आवर्स व्हेन नीडेड। एट टोडलर्स 15 मंथ विजिट, जब टोडलर की 15 मंथ विजिट थी तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रेस्क्राइब की थी डोसेज 150 mg। तो इस पे नर्स का क्या बेस्ट रेस्पॉन्स रहेगा पेरेंट्स के लिए? ऑप्शन फर्स्ट, द डोज इज क्लोज एनफ एंड इट डज नॉट रियली मैटर विच वन इज गिवन, कि दोनों डोज एक दूसरे के सिमिलर है, क्लोज एनफ है, एक दूसरे के लगभग बराबर है, तो मैटर नहीं करता कौन सी डोज दी जाए। ऑप्शन सेकंड, फ्रॉम योर डिस्क्रिप्शन द मेडिकेशंस आर नॉट नेसेसरी, दे शुड बी अवॉइडेड एट दिस एज, कि पेरेंट्स ने जो डिस्क्रिप्शन दी है अपने बच्चे के रिगार्डिंग उसमें पता लगा है कि मेडिकेशन ज़रूरी नहीं है, ये मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए इस एज पे। ऑप्शन थर्ड, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ डोसेज बेस्ड ऑन एज, चिल्ड्रन टिपिकली हैव वेट्स कंसिस्टेंट फॉर देयर एज ग्रुप, कि ये अप्रोप्रिएट है डोज का यूज़ करना एज के अकॉर्डिंग, कि बच्चों के एज के अकॉर्डिंग डोसेज यूज़ कर सकते हैं हम मेडिसिन का, क्योंकि बच्चों के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उनका वेट कंसिस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, द प्रेस्क्राइब्ड डोज ऑफ द ड्रग वाज बेस्ड ऑन वेट एंड दिस इज़ मोर एक्यूरेट वे ऑफ डिटरमाइनिंग अ थेराप्यूटिक डोज, कि जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब्ड डोज दी है वो बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग है, बेस्ड ऑन वेट, और ये ही मोर एक्यूरेट होती है और डिटरमाइनिंग फॉर द थेराप्यूटिक डोज। तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। So the correct answer is option fourth.
द प्रेस्क्राइब्ड डोज ऑफ द ड्रग वाज बेस्ड ऑन वेट। जो बच्चे के लिए डोसेज दी जाती है ड्रग्स की वो हमेशा बेस्ड होती है बच्चे के वेट पे, उसकी एज के ऊपर बेस्ड नहीं होती, ना ही बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनका वेट कांस्टेंट भी नहीं देखने को मिलता। हर बच्चे का वेट अलग अलग देखने को मिलता है, एज ग्रुप पे कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो मोर एक्यूरेट मेथड डोज को कैलकुलेट करने का तरीका होता है बाय दी वेट मेथड। सो ऑप्शन फोर्थ इज अवर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 127। A nurse in the emergency department observes large welts and scars on the back of a child who has been admitted for an asthma attack. What additional information must be included in the nurse's assessment? नर्स एमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व करती है एक बच्चे की बैक पर लार्ज वेल्ट्स एंड स्कार्स के निशान प्रेजेंट हैं। वेल्ट्स होते हैं हमारे रैशेज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन रैशेज से थोड़े बड़े होते हैं साइज में, हाइव्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। स्कार्स होते हैं किसी चोट का निशान हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन दी नर्सेज असेसमेंट। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन नर्स की असेसमेंट में इंक्लूड होनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एन इंजरी। ऑप्शन सेकंड, साइंस ऑफ चाइल्ड अब्यूज। ऑप्शन थर्ड, presence of food allergies, and last option fourth, recent recovery from chicken pox. So the correct answer is option second, signs of child abuse। अगर बच्चे की बैक पर स्कार्स देखने को मिल रहे हैं, वेल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, या किसी भी अदर बॉडी पार्ट्स पर बच्चे में स्कार्स देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है बच्चे में साइन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ हो। अगर उससे रिलेटेड कोई भी और डिसीज़ कंडीशन या सिम्टम्स नहीं है बच्चे में, तो बच्चे में अस्थमा था, उससे रिलेटेड कोई भी स्कार्स नहीं देखने को मिलते बॉडी पे, कोई भी वेल्ट्स नहीं देखने को मिलते, सो नर्स फर्दर असेस करेगी बच्चे को कि साइन ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ और कोई साइन ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ तो प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट होंगे तो ये नर्स की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बच्चे के जो साइन ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ देखने को मिले हैं उनको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 128। द पेरेंट्स ऑफ अ 2-year-old चाइल्ड टेल द नर्स दैट दे आर हैविंग डिफिकल्टी डिसिप्लिनिंग देयर चाइल्ड। What is the nurse's most appropriate response? 2 साल के बच्चे के पेरेंट्स नर्स को बताते हैं कि उनको डिफ़िकल्टी आ रही है बच्चे को डिसिप्लिन करने में। नर्स का क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट एज दैट योर चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ, कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एज है। ऑप्शन सेकंड, टेल मी मोर अबाउट योर डिफ़िकल्टी, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन बाय दिस, कि अपनी डिफ़िकल्टी के बारे में और बताओ, अभी आप कहना क्या चाहते हो ये आपकी बातों से स्पष्ट नहीं हुआ है। ऑप्शन थर्ड, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट विद टोडलर्स व्हेन दे नीड डिसिप्लिनिंग, कि टोडलर्स के साथ कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है तब उनको डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट हो। एंड लास्ट, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, दैट्स वाई दिस एज इज़ कॉल्ड टेरिबल टूल्स, कि हाँ हम समझ सकते हैं आप क्या कहना चाहते हो, इसीलिए इस एज को टेरिबल टूल्स भी बोलते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। पेरेंट्स नर्स को बता तो रहे हैं कि डिफ़िकल्टी आ रही है बच्चे को डिसिप्लिन करने में, लेकिन पेरेंट्स किस बारे में, किस चीज़ की डिफ़िकल्टी के में, कि बच्चे को कैसे डिसिप्लिन करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, कंप्लीट अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है, टेल मी मोर अबाउट योर डिफ़िकल्टी, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन बाय दिस। नर्स चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए पेरेंट्स से पूछेगी कि आप डिफ़िकल्टी के बारे में और अच्छे से इलेबोरेट करके बताओ। जिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 129। A 13-year-old girl tells the nurse at the pediatric clinic that she took a pregnancy test and it was positive.
She adds that her grandfather, with whom she and her younger sisters and her mother lives, has repeatedly molested her for the past 3 years. When the nurse asks the girl if she has told this to anyone, she replies, "Yes, but my mother doesn't believe me." Legally, who should the nurse notify? एक 13-year-old गर्ल है जो पीडियाट्रिक क्लिनिक में नर्स को बताती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और वो पॉजिटिव आया। ऐड करती है लड़की के ग्रैंडफादर के साथ रहते हैं, जिनके साथ यंगर सिस्टर और मदर भी रहती है, जो उस लड़की को रिपीटेडली मोलेस्ट करते हैं फॉर द पास्ट 3 years। जब नर्स लड़की से पूछती है कि आपने किसी और को बताया इस बारे में, देन शी रिप्लाइज येस, लेकिन मेरी मम्मी मेरी बातों का विश्वास नहीं करती। तो लीगली नर्स के हिसाब से लीगली किसको नोटिफाई करना चाहिए नर्स को? ऑप्शन फर्स्ट, पुलिस कंसर्निंग अ पॉसिबल सेक्स क्राइम। ऑप्शन सेकंड, हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू कंफर्म द प्रेगनेंसी। थर्ड, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन। एंड लास्ट, गर्ल्स मदर अबाउट द प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट। तो आंसर सोच लेंगे अपना। सो नर्स की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि नर्स चाइल्ड प्रोडक्टिव सर्विसेज को इंटरवेन करे, उनको रिपोर्ट करे, जो भी कंडीशन सिचुएशन हुई है उनके बारे में उनको बताए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, नर्स लीगली नोटिफाइज द चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 130, वेयर शुड द नर्स मैनेजर place a 5-year-old child admitted with injuries that may be related to abuse? कि नर्स मैनेजर 5-year-old चाइल्ड को कहाँ रखेंगे जिनको इंजरीज है जो कि एब्यूज़, चाइल्ड एब्यूज़ से रिलेटेड हो सकती है? ऑप्शन फर्स्ट, इन अ प्राइवेट रूम। सेकेंड, विद एन ओल्डर फ्रेंडली चाइल्ड। थर्ड, विद अ चाइल्ड ऑफ सेम एज। एंड लास्ट, इन अ रूम नियर द नर्सेज डेस्क। तो जल्दी से आंसर सोच लेंगे अपना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, इन अ रूम नियर दी नर्सिस डेस्क। 5-year-old चाइल्ड जिसको इंजरीज है जो कि एब्यूज से रिलेटेड हो सकती है, तो ऐसे बच्चे को नर्स के डेस्क के पास ही में ही प्लेस किया जाएगा। प्राइवेट रूम में बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते, ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है। विद एन ओल्डर फ्रेंडली चाइल्ड, अगर ओल्डर फ्रेंडली चाइल्ड के साथ बच्चे को रखते हैं और अगर एब्यूजिव पेशेंट है तो बच्चा और ज़्यादा घबरा सकता है, डर सकता है, ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड, विद अ चाइल्ड ऑफ सेम एज, डेवलपमेंटल नीड के अकॉर्डिंग आंसर ठीक हो सकता था, लेकिन बच्चे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बच्चे को नर्स के डेस्क के पास ही रखेंगे, सो ऑप्शन थर्ड।